हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आपके सामने संविधान के विकास से लेकर संविधान के निर्माण तक के टॉपिक को लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद भी आएगी। और ये टॉपिक जो है वो ओरल टॉपिक है और ऐसे टॉपिक मैं इसलिए लेकर आता हूँ कि ताकि जो 4-5 घंटे की वीडियो बनाए जाते हैं इस पर, वह आप कम से कम समयों में रिवाइज कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं संविधान के विकास से लेकर संविधान के निर्माण तक। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में हुआ है। लेकिन ये संविधान का निर्माण जो हुआ है ये संविधान सभाओं के द्वारा किया गया है। लेकिन जो इसकी पृष्ठभूमि है, इसका जो बीजारोपण है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई हुई थी और प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा राजलेख के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया था। और फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी ज़्यादा करप्शन दिखाई देने लगा और जिससे कि ब्रिटिश सरकार को बड़ी मात्रा में घाटे होने लगा। इस चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए समय समय पर चार्टर एक्ट लेकर आती रही और यह चार्टर एक्ट का सिलसिला 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से लेकर 1858 के अधिनियम तक चलता है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे 1858 से लेकर 1935 तक के अधिनियम का जो शासन है वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जाना प्रारंभ हो गया और इन्हीं से प्रेरणा लेकर संविधान सभाओं ने संविधान का निर्माण किया। हालांकि हूबहू तो नहीं था, बल्कि ये भी सत्य है कि इसकी सोच संविधान सभाओं को संविधान विकास से काफ़ी ज़्यादा हद तक मिलती है। तो आइए हम एक एक एक्ट को लेकर प्रारंभ करें, लेकिन इसके पहले कुछ हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि आखिर में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैसे और इसका उद्देश्य प्रारंभ में क्या था और फिर बाद में क्या हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई हुई थी उस समय यहाँ पे जहांगीर का शासन था और जिस समय भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा राजलेख तैयार करके भेजा गया था उस समय अकबर का शासन था। लेकिन इसके पहले अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1453 में अरबों के द्वारा कुश्तूनिया पर कब्जा कर लिए जाने के बाद यूरोपियों का भारत में आने का जो मार्ग था वो बंद हो गया था। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देश के लोग भारत तक पहुंचने के लिए मार्ग की तलाश कर रहे थे और इसके लिए पहली बार प्रारंभ पुर्तगालियों के द्वारा किया गया और पुर्तगाली का एक गवर्नर वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए 1498 में केरल के कालीकट में पहुंचा था। फिर एक के बाद एक गवर्नर पुर्तगाली आते रहे और बहुत लंबे समयों तक पुर्तगालियों का भारत में व्यापारिक संबंध बना रहा। फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इन सब का उद्देश्य भारत में व्यापार करना था।
किंतु समयानुसार भारत की स्थिति कमज़ोर होती गई और जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय भारत की स्थिति और ही कमज़ोर हो गई। बहुत दूरी तक औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार था और औरंगजेब भारत पर नियंत्रण बनाए हुए रखा था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद भारत में विकेंद्रीकरण का विस्तार या सामंतवादी का विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगा और हर सामंतवादी एक दूसरे से आगे निकलना चाहता था और इसके लिए वो किसी न किसी बाहरी शक्ति का इंतजार भी करते रहे और उस बाहरी शक्ति में ये यूरोपीय देश के लोग थे और इन यूरोपीय देशों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। पहले उसने अपने ही महाद्वीपों के प्रतिद्वंदी देशों को बाहर करने का प्रयास किया, फिर उसके बाद भारत के एक एक रजवाड़े को आपस में लड़ाते रहे और फिर अपने नीतियों में कामयाब होते रहे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की स्थिति के बारे में हद तक बहुत कुछ पता हो गया था। इसके बाद 1726 का एक राजलेख आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और 1726 आते आते भारत की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और 1726 में ब्रिटिश क्राउन के एक राजलेख के माध्यम से 3 प्रेसिडेंसियाँ स्थापित की गई और तीनों प्रेसिडेंसियों के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे और इन गवर्नर को अपने अपने मामले में विधि बनाने की पूरी स्वतंत्रता होती थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था ना मित्र, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन वहाँ के कुछ बड़े बड़े शेयर होल्डर हुआ करते थे जो 1000 पाउंड के मालिक, 500 पाउंड के मालिक हुआ करते थे। वो कुछ व्यक्तियों को चुनते थे और चुनकर एक समूह तैयार करते थे और ये समूह गवर्नर को नियुक्त किया करते थे और जो समूह था उसका नाम था निदेशक मंडल, जो इस प्रेसिडेंसियों में गवर्नर को नियुक्त करने का कार्य करते थे और ये गवर्नर इन प्रेसिडेंसियों में विधि बनाने का कार्य करते थे और ये भारत के बड़े भूभाग पर व्यापार करने के लिए उत्तरदायी होती थी। जैसे अगर आप बम्बई प्रेसिडेंसी की बात करें तो बम्बई प्रेसिडेंसी का पश्चिमोत्तर भारत, दक्कन का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र और मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला वाला क्षेत्र। बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो असम, बिहार, उड़ीसा और अवध वाला क्षेत्र। ये इन क्षेत्रों के अधिकार में व्यापार करने का उत्तरदायित्व बनता था। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1757 का प्लासी का युद्ध और इस प्लासी के युद्ध में पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अर्थात कहने का मतलब ये था अब जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले मंशा केवल भारत में व्यापार करना था, अब वहां उनको ये लगने लगा कि अब मुझे भारत में शासन करना चाहिए और इसकी नींव जो था लाल किला में डाला था। 1757 से लेकर 1773 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के नवाबों के साथ बहुत कुछ सौदा किया, रिश्वत लिया, उपहार लिया और काफ़ी ज़्यादा इसने बेईमानी किया और कंपनी अपने निजी कार्यों में प्रॉफिट लेना चालू कर दिया और जो प्रॉफिट का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा था वो ब्रिटिश सरकार को नहीं पहुंच रहा था। इस चीज़ को ब्रिटिश सरकार को पता चलता है तो उन्होंने कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले सारांश में कुछ मिनट में भूमिका बताया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रावधान लाए जाते हैं जिसके माध्यम से कंपनी
को नियंत्रण किया गया। इन प्रावधानों में देखें तो निम्न प्रावधान हैं, जिसमें इसमें देखेंगे तो आप जो अब तक गवर्नर हुआ करते थे, अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब जहाँ पहले तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को बराबर पावर मिलता था, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर बंगाल के गवर्नर को यानी कि गवर्नर जनरल को मिलेगा। हालांकि बहुत मामले में विषयों पर कानून बनाने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी होता था, लेकिन कुछ ऐसे भी विशेष मामले होते थे जिस पर नियंत्रण केवल बंगाल के गवर्नर जनरल को होता था। कहने का मतलब ये है कि इन प्रेसिडेंसियों को कुछ विषय ऐसे होते थे जो बिना बंगाल गवर्नर जनरल के आज्ञा के अनुसार नहीं बना सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे केंद्रीकरण की भावना देखने को मिलती है। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये, बंगाल के गवर्नर जनरल बनते ही उस पर नियंत्रण करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी मेंबर आते हैं, जिनके सलाह से अब बंगाल का गवर्नर जनरल कार्य करेगा, वो भी बहुमत के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं कि पहले इसके जहां गवर्नर पूरी तरीके से अपने कार्यों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे, अब इनके नियंत्रण करने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। केवल इतना ही नहीं, इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई, जिनमें 4 सदस्य होते हैं। अब उन 4 सदस्य कौन कौन होते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए, यहाँ मेरा फोकस लेक्चर देने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और मैक्सिमम ऐसे फैक्ट भी होंगे जो आपके एग्जाम के लिए होंगे, और जो मैं कमेंट आपको कर रहा हूँ उसको कोशिश करिएगा कि आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का यही मतलब था कि वह भी कुछ मामले में नियंत्रण करना प्रारंभ कर दे। जैसे राजस्व मामले में उसके भी नियंत्रण की भूमिका बढ़ गई। पहले इसके गवर्नरों की बनती थी, अब गवर्नर जनरल का रहेगा, वो भी कार्यकारिणी के सलाह पर। अब प्लस इसके नियंत्रण करने के लिए अब सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना होगी भारत में, कलकत्ता में। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन के द्वारा एक निदेशक मंडल भी बनाया गया, और इसका उद्देश्य यही था कि वह इन पर निगरानी करने के लिए, ठीक है। तो ये 1773 के रिलेटिव एक्ट को आपको मुख्य बातें याद होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे इनको उपहार लेने पर पाबंदी कर दिया गया था, इनको रिश्वत लेने के लिए पाबंदी कर दिया गया था, निजी कंपनी के निजी कार्य करने के लिए उस पर पाबंदी कर दिया गया था। ये छोटे छोटे लेकिन मुख्य कार्य, आपको मुख्य पॉइंट वो ध्यान देने चाहिए जो अभी मैंने आपको बताया था। इसके पहले इसके बाद एक एक्ट आता है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद और वह जो सुप्रीम कोर्ट के थे, इनके कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि गवर्नर जनरल अगर किसी राजस्व के मामले में सुनवाई करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए सेटलमेंट एक्ट इसलिए लाया गया था कि जो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में कमियां थीं, उस कमियों को सुधार करने के लिए लाया गया था, और उसमें से ये एक पॉइंट था जो मैं अभी आपको बताया, और ये मुख्य पॉइंट हैं। इसके बाद 1784 का पिट्स एक्ट आता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल व निदेशक मंडल जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका भी मुख्य कार्य था कि बंगाल के गवर्नर जनरल पर नियंत्रण करना। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था
उस पर नियंत्रण करना कार्यकारिणी का भी था, और प्लस नियंत्रण मंडल वो निदेशक मंडल का था। और जो 2 प्रेसिडेंसियाँ थी, मद्रास और बम्बई, उस पर नियंत्रण बंगाल का गवर्नर जनरल करता था। तो आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे कंपनियों पर नियंत्रण किस प्रकार से हो रहा है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य राजस्व पर नियंत्रण करना, सैनिक मामले पर नियंत्रण करना, यानी कि अब कौन सेनापति बनेगा, गवर्नर जनरल का प्रमुख सेनापति जो बनेगा, उस बात का निर्णय बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। और राजनीतिक मामले पे इसका नियंत्रण होता था, और राजनीतिक मामले में नियंत्रण में प्रशासनिक, सैनिक व राजस्व ये सब आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे निदेशक मंडल का कार्य क्या था, तो उसका कार्य व्यापारिक मामले पर नियंत्रण करना था, यानी कहाँ से और किस प्रकार से, किससे और किस मात्रा में व्यापार करना चाहिए, इसका नियंत्रण करने का कार्य निदेशक मंडल में था। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे अभी आपने देखा पृथक्करण का सिद्धांत, कार्यकारिणी और सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका और न्यायपालिका, किसमें बात की गई? अनुच्छेद नंबर 50 में। और जो अभी मैंने आपको ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात किया, व्यापारिक नियंत्रण की बात किया, तो इसका चर्चा व्यापारिक नियंत्रण वाले संविधान के 12वें भाग से प्रारंभ हो जाता है। आप देखेंगे वाणिज्य एवं व्यापार का समागम अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर प्रारंभ हो जाता है अनुच्छेद नंबर 308 तक। वहाँ पर संघ और राज्य के बीच में कैसा व्यापार होना चाहिए, उस सब के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर कंपनी पर नियंत्रण करने का कार्य निदेशक मंडल करता था। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे, अच्छा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे, ये ध्यान रखना है, कुल 6 सदस्य थे। फिर उसके बाद एक 1786 का एक्ट आता है। 1786 के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति में कुछ कमी की गई, और उसमें कमी करने के पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक पॉइंट पर थोड़ा से अगर आप देखेंगे, कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस को जो बंगाल में गवर्नर जनरल बनाए जाने की बात की जा रही थी, तो कॉर्नवालिस ने ये शर्त रखा था कि अगर आप मुझसे कुछ उम्मीद करते हैं तो मेरे ऊपर से कुछ शक्तियों को हटा दिया जाना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यहाँ पे शक्ति में कमी कर दी गई थी, और यहाँ पे सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, सैन्य मामले पर नियंत्रण करने का कार्य 1786 के एक्ट में। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें आपको 1786 के एक्ट में ध्यान में रखना होगा कि इस एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को कमजोर कर दिया गया, और सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार फिर से गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, जो इसके पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में था, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में कुछ मुख्य बातें आपको याद होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार ये बातें कही गई कि इस एक्ट के बाद जो दूसरा एक्ट आएगा, तीसरा एक्ट आएगा, वह 20-20 साल के बाद आएगा। यानी कि जो अधिनियम 1793 में बन जा रहे हैं, अब इसके बाद जब कोई अधिनियम बनेगा, वो 20 साल के बाद जो अगला चार्टर एक्ट आएगा उसमें ये बनेगा। तो 1793 के चार्टर एक्ट में मुख्य बातें आपको क्या याद रखनी है? पहली बात तो ये याद रखनी है आपको कि 1793 के चार्टर एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन वह भारत के राजस्व से दिया जाएगा, यानी कि जो भारत से पैसे की उगाही होती थी, जो टैक्स कलेक्टेड किए जाते थे, उस निधि से दिया जाएगा। दूसरा, 1793 के चार्टर एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया कि अब जो भी कार्य होगा उसका एक लिखित दस्तावेज बनेगा। और तीसरी बात ये कि जो लिखित दस्तावेज के साथ कार्य किया जाएगा, उसकी कानूनी व्याख्या करने का अधिकार जो होगा वह सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। ठीक है, तो ये 3 मुख्य बातें आपको याद होनी चाहिए। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 20 साल के बाद अगला एक्ट आता है 1813 के अधिनियम।
तो 1813 का भी अधिनियम इम्पोर्टेंट भी है। 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय और चीन को छोड़कर। इसका मतलब आप समझ लीजिए, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने की बात ये नहीं थी कि कंपनी के व्यापारिक गतिविधि को कम कर देना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी तो व्यापार करे यही करेगी जो पहले से कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ ब्रिटिश के नागरिक भी उन सारे प्रोडक्ट पे व्यापार कर सकते हैं जिन पर व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। केवल ब्रिटिश के नागरिकों को चाय का व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा। बाकी सारे प्रोडक्ट पे व्यापार कर सकती है जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। तो इस सेंस में यहाँ पे ये कहा गया है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाना। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपको देखने के इम्पोर्टेंट मिलेगा, यहाँ पर जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे उनको भारत में प्रवेश करने की छूट दी गई। केवल प्रवेश करने की ही छूट नहीं दी गई, यहाँ पे इनको निवास करने, गिरजाघर बनाने वगैरह की भी छूट दे दी गई, पहली बार इसी अधिनियम के तहत। अब बड़े पैमाने पर यहाँ पर हिंदू व अन्य धर्मों का धर्मांतरण भी तेजी से ईसाई धर्म में हुआ, जो आगे चलकर विभिन्न प्रकार के जनजातीय विद्रोह का कारण भी बनता है। और इसी के आगे चलकर लंबे समयों के बाद बहुत सारे धार्मिक सामाजिक सुधारक आते हैं। खैर वो इतिहास का मुद्दा है, मेरा मुद्दा जो है वो संविधान के विकास को लेकर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1 लाख रुपया शिक्षा में निवेश किया जाता है, और इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है कि ताकि हम अपनी समझ को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी समझ को भारतीयों को तक पहुंचाना चाहते थे, ताकि वो सहयोग के रूप में वो उनकी मदद कर सकें। इस उद्देश्य से वो अपनी भाषा का ट्रांसफ़र करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1 लाख का फंड दिया हुआ था। तो ब्रिटिश को भारत में शासन करना था, तो जो भी वो नियम और कानून लेकर आते थे वो भारत में शासन करने के लिए लेकर आते थे, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख कर लेकर आते थे, न कि उनका मकसद भारतीयों के प्रति हमदर्दी से था। एक कहावत आपने पुरानी सुनी होगी कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, इस तरीके की कहावत आपने सुनी हुई होगी। तो पूंजीपतियों का यही फंडा होता है, चाहे जो भी हो, आज भी है पहले भी था। इसके बाद अगर हम देखें तो 1 लाख की मैंने बात किया। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि जो 1786 में गवर्नर जनरल के कहने पर सेनापति नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, तो यहाँ पर उस अधिकार को फिर छीन लिया जाता है। अब सेनापति की नियुक्ति करने की भूमिका बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि ब्रिटिश क्राउन के पास ही होगी। ये 4 बातें आपको यहाँ पर इस अधिनियम के तहत याद होनी चाहिए। इसके बाद 1833 का अधिनियम आता है। 1833 का चार्टर एक्ट में भी कई इंपॉर्टेंट बात हैं। अगर इसमें आप देखेंगे कार्यकारिणी की सदस्यों की संख्या में एक वृद्धि होती है, बट परमानेंट नहीं होता है। और पहली बार इस अधिनियम के तहत विधि आयोग भी लाया जाता है, और इसका जो विधिक सदस्य होता है वो लॉर्ड मैकाले होता है। हालांकि परमानेंट इस समय नहीं होता है, परमानेंट तो ये 1858 के अधिनियम में होता है। लेकिन हाँ, ये है कि 3+1 ये कार्यकारिणी के रूप में शामिल होता है, इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। 1833 के चार्टर एक्ट में एक महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि अब तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब पूरे भारत पर नियंत्रण करने का कार्य भारत के गवर्नर जनरल को होगा, और अब तक जो मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसियों को कुछ मामले में कानून बनाने का अधिकार था, वह भी छीन लिया जाता है। अब पूरा कानून का जो सेंट्रल हो जाता है वह भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में चला आता है। यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ प्रेसिडेंसियों को कम मिलने लगती है, बाकी बंगाल की प्रेसिडेंसी को पावर अधिक मिल जाता है। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उस पद को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
और इसके सहायता करने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का जनरल का भी इसी अधिनियम के तहत आगे प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए। इस अधिनियम के तहत भारत में सामाजिक में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, उन सारी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। जैसे दास प्रथा हो गया, ठगी प्रथा हो गया, नरबली प्रथा हो गया, यहाँ तक छुआछूत की भी भावनाओं को लेकर बातें इसमें कही गई थी, जो आपको आर्टिकल 15 में देखने को मिलता है। ठीक है, ये बातें 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। इसके 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, विधान परिषद का मतलब कि जैसे समानतः हम लोग लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरीके से कुछ इस तरीके के यहाँ पे भी था। और 1893 में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करवा दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कंपनी के उच्च पदों पर जो नियुक्ति हुआ करती थी वह इसके पहले आनुवंशिकता के आधार पर हुआ करती थी, लेकिन इस अधिनियम के तहत अगर आप देखेंगे तो अब इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराने की बात की गई कि अब वही व्यक्ति आएगा इन बड़े बड़े पदों पर जो योग्य होगा। ठीक है, जो योग्य होगा वही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। लेकिन निदेशक मंडल ने यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर हस्तक्षेप करने के बावजूद ये चीज़ें लागू नहीं हो पाई। ये चीज़ें बाद में 1858 के अधिनियम में लागू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी होगी। और बहुत सारे पॉइंट है, जैसे निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या इसके पहले 24 थी, तो इसमें घटाकर 18 कर दिया गया। 6 जो होगा वह अब राजा के द्वारा मनोनीत होगा, न कि उसको ब्रिटेन के बड़े बड़े शेयर होल्डर करेंगे। अब ब्रिटिश क्राउन 6 लोगों को मनोनीत करेगा, 18 लोगों की नियुक्ति वो करेगा। ये बातें इसमें की गई। अब हम आते हैं 1858 का शासन अधिनियम, और ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम है। ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम इसलिए है क्योंकि इस अधिनियम के तहत बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए गए। पहला बड़ा परिवर्तन तो यही था कि 1858 के अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब उसको भारत का वायसराय कहे जाने लगा। कारण ये है कि 1858 के अधिनियम में अब गवर्नर जनरल की शक्ति को पूरी तरीके से छीन लिया गया था। जहां अब तक गवर्नर जनरल को व्यापारिक एकाधिकार था, जहां प्रशासनिक अधिकार था, वो पूरी तरीके से इस अधिनियम के तहत छीन ले गए। हालांकि व्यापारिक एकाधिकार तो 1833 के अधिनियम में छीन लिया गया था। 1833 में चाहे वो चीन के साथ छोड़कर बाकी 1833 में पूरा छोड़ दिया गया। 33 के अधिनियम में व्यापारिक अधिकार को छीन लिया गया था, और 1853 में तो 1858 के अधिनियम में व्यापारिक अधिकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकार को भी छीन लिया गया था। इसलिए गवर्नर जनरल की शक्ति को कमजोर होने के नाते अब इसका पद वायसराय के रूप में हो गया। अब वायसराय जो होगा ये डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियंत्रण में होगा। यानी कि भारत में अब जो शासन या व्यापारिक गतिविधियां होगी उसमें वायसराय की भूमिका नगण्य मात्र है, और बिना ब्रिटिश क्राउन के आज्ञा के बिना कोई भी निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक नहीं ले सकता है। ये चीजें यहाँ पे थी। तो कैसे इनकी शक्तियों को कमजोर किया गया, तो आइए समझते हैं। इसके लिए उन्होंने यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने हाउस ऑफ कॉमन से एक अधिनियम लाया, और भारत में ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन में एक सचिव पद का सृजन किया गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सचिव कौन होता था। भारत सचिव पद का सृजन किया गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और निदेशक मंडल को इस अधिनियम के तहत समाप्त भी कर दिया गया था। क्यों समाप्त कर दिया गया था? क्योंकि भारत सचिव के पद सृजन होने के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई थी। अब इसका रूप सचिव धारण कर लिया था। अब ये सचिव कौन होता था?
सचिव जो हाउस ऑफ कॉमन्स में से चुन कर जो लोग आते थे, जिनकी सरकार बनती थी, और उसमें जो मंत्रिमंडल के मेंबर हुआ करते हैं, उन सदस्यों में से एक सदस्य जो होता था उसको भारत सचिव बोला जाता था। और इसको सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था। और ये जो भारतीय परिषद थे, इसमें से 8 लोगों का निर्वाचन 8 राजा मनोनीत करता था, यानी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, और 7 लोगों का निर्वाचन होता था। और 9 लोग वे लोग होते थे जो भारत में 10 साल सेवा दे चुके हों, यानी कि उनको 10 साल का अनुभव होना चाहिए था। आप देख रहे हैं ना कि शासन करने के लिए किस तरीके से ये लोग नीतियां बनाते थे, किस तरीके से ये लोग नीतियां बनाते थे। एक चीज को समाप्त कर रहे हैं, एक चीज को ला रहे हैं, तो दूसरे चीज को कैसे समाप्त कर रहे हैं। शासन करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए एक सूझबूझ के साथ प्लानिंग बनानी पड़ती है। और आप लोग हो कि बस फैक्ट याद करने के चक्कर में पड़ते हो, और फैक्ट तब तक दिमाग में नहीं बना रहेगा जब तक समझ नहीं विकसित करोगे। तो पहले समझ विकसित करिए, तब फैक्ट याद होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन होता है, जो सचिव को सलाह देने का कार्य करते हैं, भारत सचिव। तो भारत सचिव का मतलब ये नहीं कि वो भारत का मेंबर होता था, वो ब्रिटिश का मेंबर होता था, हाउस ऑफ कॉमन का होता था, और ब्रिटिश होता था। बहुत सारे लोग यही समझ लेते हैं कि भारत सचिव का मतलब भारत का मेंबर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना बड़ा पद कोई भारतीय को मिलेगा? इम्पॉसिबल। इस समय वो भी 1858 का अधिनियम क्यों लाया गया? इसके पीछे 1857 की क्रांति को याद करिएगा। ये एक बहुत बड़ी घटना होती है, तब ये अंग्रेज इस तरीके का रूल और रेगुलेशन लेकर आते हैं ताकि भारतीयों के प्रति इनको सहानुभूति मिल सके। और जो 1857 में आक्रोश बना था क्रांति में, उस आक्रोश को कम किया जा सके। अब भारत के लोग जो शिक्षित वर्ग थे, इस अधिनियम को मैग्ना कार्टा का नाम दिए। लेकिन आज के समय में जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये उनकी एक चाल थी। तो इतिहास मुझे इसी बात का सबक देता है कि जो अधिनियम, रूल और रेगुलेशन लेकर आ जाते हैं, उसके पीछे कुछ मकसद होता है, और प्रेजेंट उसका मूल्यांकन नहीं करता है। उसका मूल्यांकन सही मायने में तो फ्यूचर में होता है, सही मायने में फ्यूचर में होता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो बातें कैसे निकल कर आती हैं, तो उसका एक अलग टाइप का लेक्चर होता है। तो आइए 1858 के अधिनियम की बात करते हैं। तो ये सचिव वाली मैंने अभी बात किया, तो ये सचिव आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में आ रहा था कि जो परिषद थे, तो उसका काम क्या होता था? तो परिषद का काम होता था सचिव को सलाह देने का। तो क्या सचिव सलाह मानने के लिए बाध्य होता था? हाँ, केवल अर्थव्यवस्था में और अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में भारत का सचिव भारत परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता था। बाकी मामले में भारत का सचिव सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। और ये भारत सचिव को जो रिपोर्ट मिलती थी कार्य करने के लिए, ये भारत के वायसराय के द्वारा वो रूल और रेगुलेशन भारत के सचिव के समझ आता था, और परिषद उसका विचार और विमर्श करती थी, और यहाँ से विचार विमर्श होकर वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाता था। उसके बाद तब कानून बनता था। लेकिन इसके पहले कानून बनाने के लिए
ब्रिटेन में नहीं जाता था, वायसराय खुद निर्णय ले लेता था। लेकिन अब कहाँ जा रहा है? हाउस ऑफ कॉमन्स। और कौन? भारत परिषद व सचिव। ऐसा क्यों? गवर्नर जनरल के तानाशाही को रोकने के लिए। तानाशाही क्यों रोकने के लिए? कारण 1857 की क्रांति, भारतीयों का बढ़ता हुआ आक्रोश, ये सब ध्यान रखना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1858 के अधिनियम के तहत चूंकि ये आया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये मेन पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब भारत सचिव का पद का जो वेतन था वो भारत के राजस्व से ही दिया जाता था। इसको 1919 के अधिनियम के तहत हटा दिया गया और 1935 के अधिनियम के तहत भारत के सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। और भारत परिषद था उसको 1935 में भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1947 के अधिनियम को भारत सचिव का पद को समाप्त किया गया था। इससे कोरिलेटेड करके आप देख लेना, परिषद कब? 1935 के अधिनियम में, सचिव कब? 1947 के अधिनियम में, वेतन कब? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 1919 के अधिनियम। लेकिन अभी 1858 के अधिनियम में भारत के राजस्व से वेतन दिया जाता था। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं 1861 का अधिनियम। मुझे लगता है शायद मेरा लेक्चर स्लो है, अब मैं फास्ट थोड़ा सा चलूँगा। 1861 के अधिनियम के तहत पहली बार देखेंगे मंत्रिमंडल और वह विभाग, इन सब की जैसी स्थापना होती है। 1861 के अधिनियम के तहत सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का मतलब ये है, इस अधिनियम के तहत कुछ नए प्रांतों का गठन किया गया, कुछ नए प्रांतों का निर्माण करने की बातें की गई। इस अधिनियम में नए प्रांतों का सृजन करना, निर्माण करना, सीमा में परिवर्तन करना। अब ये बातें अगर आप देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 में बातें कही गई हैं। संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 में राज्यों का गठन, निर्माण करना, सीमा में परिवर्तन करना, ये बातें संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 में कही गई हैं। और 1861 के अधिनियम में ये बातें लाई गई। और इस अधिनियम के तहत अगर आप देखेंगे 1862 में बंगाल प्रांत का गठन हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे 86 में अगर आप देखेंगे तो पश्चिमोत्तर भारत का गठन किया गया। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 1897 के आसपास तो पंजाब राज्य का गठन किया गया। तो ये प्रांतीय राज्यों का गठन किया गया था और इन प्रांतीय राज्यों में विधान परिषद का भी गठन किया गया और इन्हीं प्रांतियों को कानून बनाने का यानी कि विधि बनाने का भी शक्ति प्रदान करने की बात की गई। तो इसके पहले अगर आप देखेंगे तो सत्ता का केंद्रीकरण 1833 के अधिनियम में लागू हुआ था। 1861 के अधिनियम में अब प्रांतों को कुछ मामले में विधि बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त कर दी गई, यानी कि अब सारे प्रांत अपने मामले में विधि बना सकते हैं। लेकिन मेन विधि किसके हाथों में रहेगा? तो केंद्र के हाथों में रहेगा। बातें समझ में आ रही हैं? ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? 1861 के अधिनियम में। और दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये भी बातें हैं, 1861 के अधिनियम में अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश आपको पता है अनुच्छेद नंबर 123 में, अनुच्छेद नंबर 213 में बातें कही गई हैं। और अध्यादेश आज के संविधान में देखेंगे तो 6 सप्ताह के लिए, लेकिन 1861 के अधिनियम में जो अध्यादेश लाया जाता था वो 6 माह के लिए लाया जाता था। 6 माह के लिए लाया जाता था। तो ये 1861 के अधिनियम के मुख्य बातें थी। क्लियर? आपके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि विधान परिषद क्या होती है, तो ये मैं फाइनली लेक्चर देने के बाद क्लियर कर दूंगा। लेकिन पहले ये सारी बातें आपको एक एक पॉइंट लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1892 के अधिनियम आया। 1892 के अधिनियम में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अभी तक ध्यान रखिए कि
भारतीयों का यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रशासन में भागीदारी नहीं थी। ये बात अलग है कि 1858 के अधिनियम में विधान परिषद में पटियाला के, बनारस के कुछ राज्यों को मेंबरशिप दिया गया था, लेकिन उनको कुछ बोलने का अधिकार नहीं था, कुछ मत करने का अधिकार नहीं था कि जो भारतीयों के लिए वो कुछ कर सके। ये तो प्रेशर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद होना चालू हो गया और उसी के बाद 1892 का अधिनियम आया। और 1892 के अधिनियम में आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की बात की गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी विधान परिषद के मेंबर आएंगे उनको जो वाणिज्य के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में, ये लोग यानी कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से वैध मताधिकार नहीं था। जो स्थानीय निकाय थे, जो बोर्ड हुआ करते थे, व्यापारिक बोर्ड, जिला बोर्ड, इन लोगों को देने का अधिकार था। जनता का इसमें किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी। प्रश्न पूछने का अधिकार था, बट अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और बजट पर किसी भी प्रकार की बहस करने का अधिकार नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि विधान परिषद में कुछ सदस्यों को यहाँ पे बढ़ाए जाने की बात होती है, ठीक है, लेकिन उसका कोई फायदा भारतीयों को नहीं होता है, बस एक तुष्टीकरण की बात चलती रहती है। इसके बाद आता है 1909 का अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसे मार्ले मिंटो का सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो का सुधार। अब जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि भारतीयों का दबाव पड़ रहा है और ब्रिटिश मजबूर हो रहे थे कि शासन में भागीदारी इनकी लाई जानी चाहिए, लेकिन लाई तो जा रही है, लेकिन भारतीयों में फूट भी डाली जा रही है ताकि ये इनको स्वतंत्रता दें शासन में भागीदारी करने के लिए, लेकिन ये एक मत न होने पाए। हाथी की दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। मार्ले मिंटो का सुधार आया था और इस अधिनियम के तहत पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था लाई गई और इस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत आप देखेंगे तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन इतने सदस्यों की संख्या नहीं होती थी कि जो बहुमत के आधार पर ये अपनी बातें कुछ कह सके। जी हाँ, इतने सदस्य नहीं थे और उत्तरदायित्व की भूमिका नहीं थी कि जो सरकार, ये मेंबर हो जाते थे, लेकिन जो सरकार कार्य करती थी वो अपने कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस अधिनियम के तहत भारत के 3 मेंबर में से 2 मेंबर ऐसे होते हैं जो भारत के परिषद में शामिल होते हैं, यानी कि भारत का जो सचिव को सलाह देने के लिए जो 15 सदस्य होते थे, उनमें से 2 भारतीय परिषद में शामिल होते थे और 1 सदस्य कार्यकारिणी में शामिल होता है। एसपी गुप्ता नाम उनका होता है, या एसपी सिन्हा करके थे, वह शामिल होते हैं और 2 मेंबर और कोई थे, कमेंट करके आप बताइएगा। वह लोग भारतीय परिषद में शामिल होते हैं, 2 सदस्य और 1 सदस्य कार्यकारिणी में। तो कमेंट करके आप बताइएगा वो कौन कौन होते हैं। इसके बाद 1919 का अधिनियम आता है। 1919 के अधिनियम में भी कई प्रावधान किए गए और ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अधिनियम है। अब तक आईएएस या पीसीएस जो भी एग्जाम है, सारे अधिनियमों में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से प्रश्न पूछा गया है तो वो 1919 के अधिनियम से पूछा गया है संविधान के विकास में। 1919 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो इस अधिनियम के तहत अगर आप देखेंगे
तो इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार कर दिया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार कर दिया गया। पहले केवल मुस्लिमों के लिए था। पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या होता है? आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा। देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब अपने ही संप्रदाय के लोग खड़े होंगे और अपने ही संप्रदाय के लोग वोटिंग करेंगे। इस आधार पर जो निर्वाचन कराने की व्यवस्था होती है उसे हम पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। 1909 में जहां केवल ये मुस्लिमों के लिए था, 1919 के अधिनियम में यह पृथक निर्वाचन प्रणाली में ईसाइयों को भी शामिल कर दिया गया, सिखों को भी शामिल कर दिया गया, एंग्लो इंडियन को भी शामिल कर दिया गया था, वह अन्य यूरोपियों को भी शामिल कर दिया गया था। यानी कि इसका विस्तार किया गया। और इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई और इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया और इसी अधिनियम के तहत उत्तरदायित्व शासन की व्यवस्था की गई और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के तहत ली आयोग की कमेटी के आधार पर सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इतने कार्य 1919 के अधिनियम में हुए। लेकिन एक दो बातें इसमें आपको सारे पॉइंटों में 2-3 बातों को ध्यान में रखना है कि मत देने का अधिकार किसके पास होता था। तो मत देने का अधिकार के लिए जो आधार बनाया गया था वो प्रॉपर्टी टैक्स व शिक्षा को बनाया गया था। ये तीनों को जो व्यक्ति फुलफिल करता था वही मत दे पाता था, अन्यथा नहीं दे पाता था। आज की तरह ये नहीं है कि गरीब भी वोट देता है। वहां एक प्रॉपर्टी होती थी, वो वोट देने का अधिकार होता था। क्या वो डेमोक्रेसी थी? तो डेमोक्रेसी नहीं थी। अब उत्तरदायित्व शासन की जो व्यवस्था है उसको समझने के लिए मुझे प्रांतीय द्वैध शासन को समझना होगा। प्रांतीय द्वैध शासन। अब द्वैध शासन क्या है? प्रांतीय द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन ये ब्रिटेन में प्रचलित था। इसको पहली बार लॉर्ड कॉर्नियस ने लागू किया था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के पहले। द्वैध शासन में जब इसको लाया गया था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के पहले, तो उसमें जो होता था, जो प्रशासनिक कार्य होता था वो नवाबों के हाथों में होता था और जो राजस्व कार्य होता था वो कंपनी के हाथों में होता था। और 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन 19 के अधिनियम में लाया गया। यहाँ पे प्रांतीय द्वैध शासन को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। केंद्र में नहीं था, प्रांत में था। प्रांतीय द्वैध शासन को समझने के लिए आपको कुछ बातें समझना होगा। देखिए, प्रांतीय द्वैध शासन में गवर्नर वो कार्यकारिणी और परिषद, क्योंकि विधान परिषद यहां भी था। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आरक्षित विषय हुआ करते थे, आरक्षित विषय का मतलब जो महत्वपूर्ण विषय हुआ करते हैं, जिसको आज आप केंद्र सूची में रखते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय आरक्षित विषय कहलाते थे, जिसमें वित्त, राजस्व, पुलिस, ये आरक्षित विषय प्रांत के गवर्नर के हाथों में हुआ करती थी। और जो हस्तांतरित विषय हुआ करते थे, जैसे तालाब, पुलिया, लोकल विषय, इसको हस्तांतरित विषय कहा जाता था। और इस पर अधिकार जो होता था वो गवर्नर तो होता ही था, गवर्नर दोनों में होता था, लेकिन इसमें विधान परिषद, समझिए जरा इस बात को, विधान परिषद में भारतीय लोग भी चुन के जाते थे और इनकी संख्या अधिक होती थी तो वह उस पर निर्णय लेते थे। अब जो कार्यकारिणी होती थी कानून बनाने के लिए,
वह इसके विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व होती थी। जैसे आप ऐसे समझिए ना, जो अनुच्छेद नंबर 75(3) है, अनुच्छेद नंबर 75(3) क्या कहता है कि कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो हस्तांतरित विषय है उसके प्रति गवर्नर के कार्यकारिणी लोग परिषद के प्रति उत्तरदायित्व होते थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय थे प्रांत के, गवर्नर उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। यानी गवर्नर उन विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूरी स्वतंत्रता होता था, भारतीय लोग उस पर किसी भी तरीके से कमेंट नहीं कर सकते थे। सबसे दुखद की बात यह है कि उत्तरदायित्व शासन में तो ये व्यवस्था तो जरूर की गई थी, लेकिन अफसोस की बात है कि भारत का इसमें भी कोई बहुमत नहीं था। और इसके बड़े पैमाने पर क्या होती है, आलोचना होती है। और अंग्रेजों ने इसलिए लाया था क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में कुछ वादे किए थे, और वो वादे तो जरूर पूरा करते हैं, लेकिन उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होती है, कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। जिंदगी में आप बहुत कार्य करते हैं, लेकिन जिस कार्य का कोई रिजल्ट न हो तो उस कार्य का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी के प्रति बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट अगर न मिले, तो क्या आप ऐसे कार्य से खुश रहेंगे? तो नहीं रहेंगे। तो परिणाम क्या था? भारतीयों के अंदर आक्रोश था। और चूंकि 1919 के अधिनियम में ये बातें कह दी गई थी कि इसके 10 साल बाद इसका एनालिसिस किया जाएगा, और इसके एनालिसिस के लिए साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था। अब इसके पहले बहुत सारी ऐतिहासिक कहानी है, तो संक्षेप में मैं बता दूं। भारत में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन को गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। मद्रास में सभी जगह से गो बैक के नारे लगाए जाते थे, और इसी दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। और इसी को देखते हुए जो अंग्रेज का सचिव था, बर्डेन करके कोई था, एक बर्केन बैडेट करके था, उसने चैलेंज दे दिया कि आप लोग इतने ज़्यादा बुद्धिमान हो तो स्वयं संविधान का निर्माण कर लो। तो उसी को चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, और इस नेहरू रिपोर्ट में ध्यान देना मूल अधिकार की बात की गई थी, लेकिन पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात नहीं की गई थी। तो तैयार तो जरूर किए थे, लेकिन सहमति भी तो भारत में होना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता का तो बीच 1909 के अधिनियम में वो ही दिया गया था। और ऐसे संविधान का जो निर्माण आप कर रहे हैं जिसमें आपके अपने लोग सहमत नहीं हैं, तो ऐसे स्थिति में कैसे शांति व्यवस्था रहेगी? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके विरोध में 14 सूत्री कार्यक्रम लेकर चले आए, बातें नहीं बन पाई। परिणाम क्या हुआ? सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सारे परिणाम के स्वरूप एट लास्ट में श्वेत पत्र के माध्यम से 1935 का अधिनियम तैयार किया जाता है फाइनली। और 1935 के अधिनियम में इसमें भी ढेर सारे प्रावधान किए जाते हैं। जैसे इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, बात की गई, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि देशी रियासतें इसका विरोध कर दिए। ठीक है, मान लेते हैं कि सारे प्रांतीय मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे, लेकिन देशी रियासतें नहीं हो पाए। प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। हाँ, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए आप। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रांत का गवर्नर जो कानून बनाता था, उस कानून को वीटो करने का पावर अब तक भारत के वायसराय को होता था, लेकिन अब प्रांत के गवर्नर जो कानून बनाएगा उस पर वीटो करने का पावर भारत के वायसराय को नहीं होगा, बल्कि इस पर नियंत्रण करने का कार्य
अब सीधे ब्रिटिश क्राउन का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रांतों को ज़्यादा स्वायत्तता मिली है। जी हाँ, प्रांतों को ज़्यादा स्वायत्तता मिली, क्योंकि इस पर नियंत्रण का कारण इन पर नहीं बना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी बड़े वाले को कुछ प्रॉफिट नहीं देते हो तो वो आपके कानून को बनने से, आगे बढ़ने से रोक देता है। तो ऐसे में स्वायत्तता मिलना कम होता है, क्योंकि आपको भय रहता है अपने ऊपर वाले का। और जब वो हट जाएंगे तो आप निष्पक्ष रूप से थोड़ा काम करोगे। तो इसी के संदर्भ में कहा जाता है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतीय चुनाव की व्यवस्था की गई और 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है। और कुल ब्रिटिश के 11 प्रांत होते हैं, जिसमें 18 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है, 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग की बनती है, वो भी गठबंधन से। इतनी बातें समझ में आई 1935 में। और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रांतों में पहले जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था। और द्वैध शासन क्या होता है ये मैं आपको समझा दिया। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या होता है मित्र, यहां तक तो कहानी संविधान के विकास तक हुई। और 1935 के अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। और 1935 के अधिनियम में पहली बार विषयों का बंटवारा किया गया। और केंद्र सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। और औसत सूची का जो विषय था वो वायसराय के हाथों में था, केंद्र के हाथों में नहीं था, वायसराय के हाथों में था। तो आज राष्ट्रपति के संदर्भ में जो राष्ट्रपति की तुलना है उससे वायसराय से कर सकते हो, लेकिन जो शक्तियां थी वो वायसराय को अब भी हमारे भारत के राष्ट्रपति से ज़्यादा होती थी। और गवर्नर जनरल की तो बातें छोड़ दो। गवर्नर जनरल का मतलब 1858 के अधिनियम के पहले जो गवर्नर जनरल था, जो राष्ट्रपति था, उसका पावर तो अमेरिका से राष्ट्रपति से भी ज़्यादा था। और वायसराय का मतलब समझ लो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा। और फिर आज़ादी के बाद जो वायसराय यानी कि जो राष्ट्रपति के रूप में पद आया, ब्रिटेन के राजा जैसा, कुछ विशेष परिस्थितियों के मामले में छोड़कर कुछ अधिक पावर मिल जाता है। खैर, ये बातें समझ में आई आपको। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 28 माह तक लगभग प्रांतीय सरकार चली थी कांग्रेसियों की। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध क्या भारत के लिए अच्छा था कि बुरा था? अच्छा था, बुरा नहीं था। कैसे था अभी आगे देखेंगे। अब यहीं से आपके संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का पृष्ठभूमि तो पहले ही बन चुका, लेकिन सक्रिय तेजी से यहां से होना प्रारंभ हुआ। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ मित्र, तो अंग्रेजों ने कांग्रेसियों के बिना पूछे उनको युद्ध में ढकेल दिया। बिना पूछे उनको युद्ध में क्या किया? ढकेल दिया। इससे कांग्रेस नाराज हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न कर दिया, जिससे कि संकट की स्थिति हो गई। अब इससे अंग्रेज घबराने लगे कि अब क्या होगा। जहां भारतीयों को मदद करना चाहिए, अब वो ये आंतरिक विद्रोह अगर उत्पन्न कर देंगे तो ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ जो सैन्य एकत्र करना चाहिए, अब ये आंतरिक विद्रोह दबाने में लग जाएंगे। ऐसे स्थिति में हमारे ऊपर बुरा प्रभाव हो सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में देखते हुए अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाया। और अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने भारतीयों के सामने मुख्य रूप से कुछ कंडीशन रखी। जैसे उन्होंने कहा कि हम कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी मतलब वही कार्यकारिणी जो गवर्नर जनरल को सलाह देने का कार्य करते थे, कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दी जाएगी।
और युद्ध के लिए एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाएगा और आपको युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से भारत की आज़ादी की बात नहीं की गई, मुस्लिम लीग के विभाजन की बात नहीं की गई। जो मुस्लिम लीग चाहते थे, जो भारत चाहते थे, वो नहीं किए गए। और चूंकि इसके पहले प्रथम विश्व युद्ध में एक बार धोखा खा गए हैं, तो ये ध्यान देना है। अब भारत इस मौके को चूकना नहीं चाहते थे कि इस मौके से चूक जाए। अगर वही गलती दोबारा कर देंगे तो भारतीयों ने अपने इतिहास से क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। तो भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास से सीखा था कि मजबूरी में ही मुझे अपनी मांग को लेना है। तो हुआ क्या? अगस्त प्रस्ताव स्वीकार न हुआ। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन करता थे वो महात्मा गांधी थे, दूसरे विनोबा भावे, तीसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको देखते हुए अमेरिका, चीन जैसे देशों का दबाव पड़ने लगा और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। उसने कहा किसी भी तरीके से जाओ वहाँ पे समझौता करो। फिर इसके परिणाम स्वरूप क्रिस प्रस्ताव आता है। क्रिस प्रस्ताव में ये कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा गठित की जाएगी जो आपके लिए संविधान का निर्माण करेगी, और प्रांतों का मन है वो संघ में शामिल हो या अपने लिए खुद संविधान का निर्माण करें, और मुस्लिम लीग यदि चाहें तो संघ में शामिल हो या खुद अलग हो जाए। इस तरीके की बातें कही गई। तो क्रिस प्रस्ताव में जो ये सारी बातें रखी गई, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। महात्मा गांधी का कहना यह है कि ये एक ऐसा बैंक है जो दिवालिया होने वाला है। वो ऐसे चेक का भुगतान कर रही है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। पटाभी सीतारामैया ने कहा कि ये कुछ इसमें नई बातें नहीं है, ये अगस्त प्रस्ताव का एक परिवर्तित रूप है, संस्करण मात्र है। तो यहां भी बात नहीं बनी। भारत आज़ादी चाहते थे और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग में अड़ा हुआ था। मांग नहीं बनी, बात बिगड़ती जा रही थी। फिर इसके बाद भारतीयों ने वर्धा प्रस्ताव लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 8 अगस्त को 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, 9 अगस्त 1942 को, और क्रिस प्रस्ताव भी 1942 में ही आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हो गया। अब इससे अंग्रेज और घबराने लगे। परिणाम 1943 में वेवल आया लिनलिथगो के स्थान पर, और 14 जून 1945 को वेवल योजना लाया गया, और वेवल योजना में और सारी बातें कही गई। अब देखो धीरे धीरे अंग्रेज मजबूरी में झुकते जा रहे हैं। अब यहाँ भारतीयों को जो इतना लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप नहीं हो पाया, वो द्वितीय विश्व युद्ध के मात्र 6 वर्षों के दौरान भारतीय को आज़ादी के लिए पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर दिया गया। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद भारत इतने पहले आज़ाद नहीं हो सकता था। आज़ादी का सपना आज़ादी के 100 वर्ष पहले लोग देखे थे, 1857 में भी देखे, जब असहयोग आंदोलन चला था तब भी लोग देखे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब भी लोग सोच रहे थे। लेकिन क्या भारत आज़ाद हुआ? नहीं हुआ। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। सहानुभूति में भीख मिलती है, साम्राज्य नहीं मिलता है।
लेकिन ये है कि समय पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना चाहिए। कुछ तो सीख मिलेगी, और मिली भी, तभी तो इतना अच्छा संविधान का निर्माण हुआ। तो मित्रों, वेवेल की योजना में क्या बातें कही गई? वेवेल की योजना में यह कहा गया कि भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, कार्यकारिणी में पूरे भारतीय लोग होंगे, केवल सेनापति जो होगा उसकी नियुक्ति वायसराय करेगा, और वायसराय बिना कारण के वीटो पावर नहीं लगाएगा। यानी कि वायसराय की शक्ति को और कमजोर कर दिया गया। और दूसरी चीज, कार्यकारिणी में जितनी संख्या हिंदुओं की होगी उतनी संख्या मुस्लिमों की होगी, और इसके लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक होगा। और यह सर्वदलीय सम्मेलन 25 जून या 14 जुलाई के बीच में हुआ। जुलाई में सर्वदलीय सम्मेलन समाप्त हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। जून जुलाई का सर्वदलीय सम्मेलन शिमला में हुआ था, और यहां पे मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारे लोग को अपने लोग ही चुनेंगे, यानी कार्यकारिणी में वो लोग जाएंगे जिन मुस्लिमों को हम कहेंगे, वही मुस्लिम नहीं जाएंगे जिनको कांग्रेस के मुस्लिम कहें। अब इतनी बड़ी बात है, कांग्रेसियों ने इसको अस्वीकार कर दिया। सर्वदलीय सम्मेलन असफल हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ब्रिटेन की स्थिति कमजोर तो हो ही चुकी थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कैबिनेट मिशन आता है। जी हाँ, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में आता है, और मार्च में ही हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा होती है कि भारतीयों के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठित की जानी चाहिए। उसके लिए कैबिनेट मिशन बनाया गया। और जैसा कि आपको पता है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा जापान में, तो इन्होंने आत्मसमर्पण अगस्त 1945 में ही कर दिए थे। और उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, और वहाँ पर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी, और वहाँ का प्रधानमंत्री एटली था, और हाउस ऑफ कॉमन्स से कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई। कैबिनेट मिशन में कई प्रस्ताव किए गए। उन्होंने कहा कि एक अंतरिम सरकार का यहाँ पे गठन होना चाहिए, अंतरिम सरकार का यहाँ गठन होना चाहिए। तो मैं थोड़ा लेक्चर को और फास्ट करता हूँ। अंतरिम सरकार का यहाँ पे गठन होना चाहिए। मई तक में ये बातें कही गई। कैबिनेट मिशन में कई मुख्य पॉइंट थे, आपको ये ध्यान देना है। कैबिनेट मिशन में एक बात ये कही गई कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जा सके जो अपने संविधान का निर्माण कर सके। संविधान सभा में मंत्रिमंडल में 14 सदस्य होने चाहिए, और कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी चाहिए, और जिनमें मुस्लिम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग व समान धर्म के लोग रहेंगे, और इनके 14 सदस्य होंगे, जिसमें 5 सदस्य मुस्लिम लीग के होंगे। ये बातें कैबिनेट मिशन में कहा गया। और कैबिनेट मिशन ये 3 सदस्य थे, और इन 3 सदस्यों में अगर आप देखेंगे स्टेफोर्ड का नाम आता है, अलेक्जेंडर का नाम आता है, और लॉरेंस का नाम आता है जो उस समय सचिव था। और भारत में जो चुनाव होगा वह अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि प्रांतीय लोग और देशी रियासत के लोग संविधान सभा के मेंबर को चुनेंगे। इसमें किसी भी प्रकार के वयस्क मताधिकार की बातें नहीं कही गई थी, और इसी के रूप में काम होना था। और अंतरिम सरकार का मतलब कि अल्प समयों के लिए, यानी कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता था। तो इस तरीके से चुनाव होता है, जुलाई में चुनाव होता है। 1 अगस्त को नेहरू को आमंत्रित किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं बुलाए जाने के कारण 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस मनाई जाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर दंगा व प्रसाद होते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं।
महात्मा गांधी के प्रयासों से ये दंगा शांत होता है। इसके बाद आप देखेंगे 24 अगस्त को सरकार बनाने की घोषणा हो जाती है, यानी कि अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा 24 अगस्त को होती है और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। 26 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे तो 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग वेवल के कहने पर संविधान सभा में शामिल होते हैं और उनमें जो अंतरिम मंत्रिमंडल में जो 14 मेंबर में थे, 14 मेंबर में 3 मुस्लिम थे। उन 3 मुस्लिमों से 2 मुस्लिम को निकाला जाता है, 5 मुस्लिम को रखा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक हिंदू उसमें से निकलते हैं जिसमें अहमद खान नाम के थे और एक बोस नाम के थे, इस तरीके थे। आसफ अली थे उसमें, लेकिन वो नहीं निकलते हैं। 5 मुस्लिम लीग के सदस्य आते हैं और वो कौन कौन थे आप कमेंट करके बताइएगा। ये 26 अक्टूबर 1946 की घटना है, लेकिन जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है संविधान सभा का। और 26 अक्टूबर के जो लोग शामिल थे, बस उनका यही उद्देश्य था कि संविधान सभा में शामिल होकर संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न करना। इन सारी गतिविधियों को देखते हुए कांग्रेस ने ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स से रिक्वेस्ट किया कि इनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था की जाए। इन सारे घटनाओं को देखते हुए फरवरी 1947 में 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा होती है और उसमें यह कहा जाता है कि 30 जून 1948 के पहले देश को आज़ाद कर देना चाहिए। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप भारत में माउंटबेटन योजना, यानी कि भारत में माउंटबेटन आता है। पहले माउंटबेटन भारत में मार्च में आता है, अप्रैल में भारत में सर्वे करता है, मई में हाउस ऑफ कॉमन्स में जाता है और फिर आता है और फिर 3 जून को माउंटबेटन योजना बनता है जिसे बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। और इस बाल्कन प्लान को संविधान सभाओं के समक्ष पेश किया जाता है। अबुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू ने स्वीकार कर लिया। शुरुआत में महात्मा गांधी विरोध किए, लेकिन इन लोगों ने कन्विंस कर लिया। अब्दुल गफ्फार, किचलू जैसे लोगों ने इसका विरोध किया और भीमराव अंबेडकर, तो अभी तक भीमराव अंबेडकर जो है ना, वो भीमराव अंबेडकर अभी कांग्रेसियों में नहीं शामिल थे। और इसके पहले उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा को 2 राष्ट्र चला रहे हैं, एक संविधान को 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये कुछ भीमराव अंबेडकर का कहना था, क्योंकि दोनों संविधान सभा में दोनों किसी एक नियम में एक मत नहीं थे, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा। और अब्दुल गफ्फार और किचलू ने इसका विरोध किया। किचलू ने यहाँ कुछ इस तरीके से कहा कि राष्ट्रवाद पर संप्रदायवाद की विजय हुई। किचलू का यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेंस था। लेकिन प्रस्ताव पास हो गया संविधान सभा के द्वारा। पास तो होना ही था, मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी। तो जब पास हुआ संविधान सभाओं के द्वारा, तो कानून कहाँ बनना था? हाउस ऑफ कॉमन्स से बनना था। हाउस ऑफ कॉमन्स में गया कानून। 15 और 16 जुलाई को दोनों सदनों से पास हो गया और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन गया, कानून बना। और 15 अगस्त 1947 को
भारत को आज़ाद कर दिया गया। लेकिन आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो जरूर बना, लेकिन दोनों के लिए एक ही संविधान कार्य करेगी तब तक जब तक दोनों का सीमा का विवाद, दोनों के सीमा का निर्धारण न किया जाए। रेडक्लिफ का नाम आपने सुना होगा, और इसके लिए बंगाल और पंजाब आयोग थे, दो मेंबर थे। और पाकिस्तान बना तो उसके हेड मोहम्मद अली जिन्ना, प्रधानमंत्री लियाकत अली, और भारत के लिए जो अध्यक्ष थे वो माउंटबेटन, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये सारी बातें आपको याद करना है। और यहां तक जो संविधान सभा कार्य कर रही थी वो एक्चुअली में संविधान सभा के रूप में कार्य नहीं कर रही थी, वो विधान मंडल के रूप में कार्य कर रही थी। और फिर इसके बाद 26 नवंबर तक, आज़ादी से लेकर 26 नवंबर तक ये संविधान सभा जो विधानमंडल के रूप में कार्य कर रही थी, ये एक्चुअली में संविधान सभा के रूप में कार्य की। ये चीज भी आपको समझना है। तो ये बातें जितनी मैंने आपको बताया संविधान के निर्माण के संदर्भ में, इन सारे प्रस्तावों को आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे, तो उसमें आप देखेंगे 389 थे, 73 मुस्लिम लीग को प्राप्त होता है, 208 कांग्रेस को प्राप्त होता है सीटें, 8 निर्दलीय थे और 4 कमिश्नरी के सदस्य थे। ये सब बातें भी आपको कुछ फैक्ट याद होने चाहिए। सवाल होता है कि अब संविधान का निर्माण के अन्य और इम्पोर्टेंट बिंदु क्या हैं, तो इसके लिए आपको 2 बातें समझना होगा, एक प्रारूप समिति और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की उद्देशिका। जैसा कि आप लोगों ने ये नॉर्मल फैक्ट तो सुना ही होगा, बहुत टफ पॉइंट नहीं है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। इस उद्देशिका में 2 प्रकार की समितियां गठित की गई थी, एक प्रक्रिया समिति और एक विशेष समिति, मतलब विषय संबंधी समिति और प्रक्रिया संबंधी समिति। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो विषय संबंधी समिति है। विषय संबंधी समिति का मतलब ये है कि प्रांत कैसे होने चाहिए, संघ कैसे होने चाहिए, और बहुत सारी बातें कि भारत में कैसे कानून होने चाहिए। इसके लिए संविधान सभा में बैठने वाले अलग अलग सदस्यों की एक समिति गठित की गई होगी। आपने नाम सुना होगा, प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति, संचालन समिति, संघीय समिति। इन सारे समितियों का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इन सारे समितियों का आपने नाम सुना होगा। इन्हीं समितियों में एक समिति थी प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था और भीमराव अंबेडकर 24 अगस्त को संविधान सभा में शामिल हुए। वह भी पुणे के जयकर के पद को हटाकर इनको लाया गया था। 1947 की घटना है और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ, 24 अगस्त को ये आए हुए थे। और प्रारूप समिति क्यों गठित हुई थी? गठित इसलिए हुई थी, जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, जो लगभग कई देशों के संविधानों या कानूनों को परखा हुआ था, बड़े बारीकी तरीके से परखे हुए थे, और वह एक संविधान का प्रारूप तैयार किए जिनको संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। और उन्होंने अपने संवैधानिक सलाहकार में या अपने जो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, उन्होंने अपने प्रारूप में 13 अनुसूचियां और
243 अनुच्छेद अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत करके प्रारूप समिति को दिया था 26 अक्टूबर 1947 को, और उस पर प्रारूप समिति ने विचार करके 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष रखा था। और संविधान सभा में जब रखा था तो उसमें भीमराव अंबेडकर ने 8 अनुसूचियां और 315 अनुच्छेद रखे हुए थे। आलोचना के बावजूद भीमराव अंबेडकर ने फिर उस पर विचार करके 26 अक्टूबर 1947 को फिर पेश उन्होंने किया, और उस पर कई संशोधन हुए थे, कई संशोधन हुए, और इसमें आम जनता की राय मानी गई, और लगभग 7,500 संशोधनों का प्रस्ताव आया था। लोगों के कमेंट माने गए थे, जिसमें से लगभग 2,500 को स्वीकार किया गया था। तब इसके बाद जो अनुच्छेद बने वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग बने, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया। और ध्यान रखिएगा, ये 3 वाचनों में प्रक्रिया हुई थी और 110 दिन बहस हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओरल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। लगभग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको भी मैंने कोशिश किया था कि आपके सामने रखे जाएं। कोशिश करिएगा, ध्यानपूर्वक सुनने का, याद आ जाएगा। और ये अगर लिखित तरीके से वीडियो बनाया जाए तो कम से कम मान के चलिए इसको समझाने में, लिखने में कम से कम 8 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।